नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं और यह सीरीज आपकी आगामी आरएएस, पीटीआई, पीएसआई, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो इसमें जिन प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे वो 2022 में मोस्टली पूछे गए हैं। आज का जो हमारा जो पेपर है ये 27 अगस्त 2022 को आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया था। ठीक है, तो इस पेपर का सबसे पहले आपको सिलेबस भी बता देता हूं। तो ये जो सिलेबस है इस पेपर का है जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी के इन टॉपिकों से जुड़े आपको 30 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये लगभग आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इक्वली सेम ही सिलेबस है, तो सभी के लिए समान रूप से ये सेशन यूजफुल रहेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चले, पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, BWHW से अभिप्राय है शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु। तो BWHW ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का एक प्रतीक है और इससे राजस्थान के संदर्भ में तात्पर्य है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के विशेष तौर पर पश्चिमी जो जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा इसके अंतर्गत श्री गंगानगर को भी शामिल किया जाता है, हनुमानगढ़ का भी कुछ पार्ट है। तो ये जो जिले हैं ये शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ये जो भाग है ये जो भाग है ये आपका BWHW के अंतर्गत आता है। इसे उष्ण शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है, उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसलमेर, बीकानेर और आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा शेखावटी वाला भी पोर्शन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो बड़ा भाग है BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क जलवायु इसको कहते हैं क्या? अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। CWG के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसे मानसूनी वर्षा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है AW, इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। तो ये चार आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा जो स्थान है वो है AW और न्यूनतम वर्षा वाला है BWHW। ठीक है, और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल किस वर्गीकरण के अंतर्गत है, किस जलवायु प्रदेश में है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला BSHW है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में बताना है, कौन सी है? 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर, 100 से 200 मीटर। तो नागौरी उच्च भूमि है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही एक हिस्सा है और नागौरी उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 300 से लगा करके 500 मीटर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि जो हाड़ौती का पठार है ये इसकी भी औसत ऊंचाई नागौरी उच्च भूमि के समान ही है, इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे जो ऊंचा प्रदेश है वो कौन सा है? माउंट आबू का गुरु शिखर है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है,
तो दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर और मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 700 मीटर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। एवरेज इसकी जो हाइट है वो कितनी है इन जो भौतिक प्रदेशों की। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? राम सिंह, विनय सिंह, मदनपाल और उदय सिंह। तो 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक था उदय सिंह। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे तो राम सिंह की बात करें तो राम सिंह कोटा के भी शासक थे और बूंदी के भी शासक का नाम क्या था? राम सिंह। इसके अलावा जयपुर, तो जयपुर का भी शासक राम सिंह द्वितीय था 1857 की क्रांति के दौरान। विनय सिंह की बात करें तो इस क्रांति के दौरान अलवर के शासक का नाम क्या था? विनय सिंह था। और मदन पाल था करौली का शासक, ठीक है, जिसने कोटा के महाराव की सहायता की थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह। तो ये महत्वपूर्ण जो शासक 1857 की क्रांति में थे, इनका भी आपको नाम साथ साथ याद रखने हैं, जितने भी रियासती शासक थे। नेक्स्ट है हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? करौली का, किशनगढ़ का, बीकानेर का, कोटा का। तो ये चारों ही रियासतों के शासक हुरडा सम्मेलन में शामिल थे, इसलिए बोर्ड ने इस सवाल को क्या किया है? डिलीट किया है। आयोग ने इस सवाल को डिलीट किया है। अगर हुरडा सम्मेलन की बात करें तो हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? आपको डेट ध्यान रखनी है, 17 जुलाई 1734 को। और ये राजपूत जितने भी शासक हैं उन राजपूत शासकों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। और ये सम्मेलन क्यों आयोजित हुआ? क्योंकि इस दौरान राजस्थान में जो आपके मराठा और पिंडारी है, इन्होंने राजस्थान में लूट मचा रखी थी। और ये जब भी आते तो राजस्थान के जो रियासती शासक हैं उन पर आक्रमण करते, हमला करते और उसके बदले में फिरौती मांगते, पैसे मांगते। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए जयपुर का शासक था जिसका नाम है सवाई जय सिंह। ठीक है, जयपुर का सवाई जय सिंह, इसने एक सम्मेलन आयोजित करवाया, सम्मेलन बुलाया। और ये सम्मेलन हुरडा नामक स्थान पर आयोजित हुआ था जो कि मेवाड़ में पड़ता था, मेवाड़ रियासत में। इसलिए इस सम्मेलन को हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जाए तो अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने, जगत सिंह सेकंड ने, जो कि कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके अभय सिंह भी आए थे, बीकानेर के शासक। किशनगढ़ के शासक है, उनका नाम था राज सिंह। ठीक है, करौली के शासक गोपाल सिंह, गोपाल सिंह करौली, किशनगढ़ के राज सिंह। और बीकानेर के शासक का नाम था सुजान सिंह, सुजान सिंह बीकानेर। और कोटा के शासक की अगर बात करें तो कोटा का शासक था दुर्जन शाह, दुर्जन शाह। ठीक है, तो कोटा का दुर्जन शाह। बीकानेर का भी दलेल सिंह शामिल था, सॉरी बूंदी का दलेल सिंह शामिल था, बीकानेर का सुजान सिंह, किशनगढ़ का राज सिंह, करौली का गोपाल सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, जयपुर का सवाई जय सिंह, उदयपुर का जगत सिंह द्वितीय। और इसके अलावा और बात करें तो इसमें नागौर का भी एक शासक शामिल था जिसका नाम था बख्त सिंह। तो इतने जो शासक है वो इसमें शामिल थे, ध्यान में रखना है। जैसलमेर रियासत इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है इतालवी विद्वान टेस्सीटोरी ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो एलपी टेस्सीटोरी ये इतालवी विद्वान थे और विशेष तौर पर राजस्थान में उन्होंने राजस्थानी भाषा पर वो कार्य किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर है आहड़ उत्खनन, 2 है नैणसीरी ख्यात का अंग्रेजी में अनुवाद, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन, राजस्थानी व्याकरण पर लेख।
तो इन्होंने राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखे हैं, राजस्थानी व्याकरण पर रचनाएं लिखी हैं और इन्हें एक लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे, तो इन्हें विशेष तौर पर भाषा से प्रेम था। ठीक है, और राजस्थानी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा को एक वैज्ञानिक रूप से इन्होंने प्रस्तुत है वो किया था। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जिन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, इन्होंने ही इतालवी विद्वान जो एल पी टेसीटोरी है इसे राजस्थान में आमंत्रित किया और बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम है गंगा सिंह। तो बीकानेर के गंगा सिंह ने अपने रियासत में अपने शासनकाल में विद्वान टेसीटोरी को है वो आश्रय प्रदान किया और इसी के शासनकाल में रहते हुए टेसीटोरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा अगर सभ्यता से संबंधित बात करें तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता के शुरुआती तौर पर इसकी जानकारी के बारे में अगर इसकी खोज किसने की, इस प्रकार से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो भी एलपी टेसीटोरी को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। तो मीठे पानी की नहीं है तो किस प्रकार की होगी, खारे पानी की होगी। तो देखिए नवलखा झील, नक्की झील, छापरताल झील और लूणकरणसर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूण नमक को ही कहते हैं, लवण। ठीक है, तो खारी झील है लूणकरणसर जो कि बीकानेर में स्थित है। नवलखा झील की बात करें तो नवलखा झील कहाँ है, बूंदी में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नवलखा बावड़ी कहाँ है, तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। प्रिमल देवी ने उसका निर्माण है वो करवाया था, आस्करण की पत्नी थी। नक्की झील की बात करें तो ये आपकी सिरोही के माउंट आबू में है और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ऐसी मान्यता प्राप्त है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था, इसीलिए इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। छापरताल झील है ये द्रोणपुर चूरू में स्थित है। ठीक है, ये भी मीठे पानी की झील है। तो ये लूणकरणसर हो गई। इसके अलावा खारे पानी की प्रमुख झीलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर है। इसके अलावा बाड़मेर में पचपदरा, नागौर की डीडवाना, कुचामन, कावोद, रेवासा सीकर की। तो ये प्रमुख जो जिले हैं लूणकरणसर, सांबर, पचपदरा, डीडवाना, कुचामन, कावोद और रेवासा, ये सारी की सारी किस प्रकार की जिले हैं, खारे पानी की जिले हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। बीकानेर, जोधपुर, अलवर और सिरोही। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है, गांधी कहा जाता है, जबकि भोगीलाल पंड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्होंने सिरोही में 22 जनवरी 1939 को प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, इससे पूर्व आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सिरोही प्रजामंडल आंदोलन है इसकी स्थापना 1934 में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के कहां पर की थी, मुंबई में की थी। कहां पर, मुंबई में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की, तो सिरोही में तो इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में तो की थी किसने, गोकुल भाई भट्ट ने। लेकिन मुंबई में पूछा जाए तो मुंबई में भट्ट है वो नहीं थे। मुंबई में वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा और समर्थ मल, इन लोगों ने मिलकर के 1934 में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और उसके बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 22 जनवरी 1934 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत है वो की थी। नेक्स्ट है चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंबल नदी जो कि वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, ठीक है, इसका जो कैचमेंट एरिया है ये राजस्थान में कितना है। क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में आती है और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है।
तो इनकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 965 किलोमीटर है। तो इसमें राजस्थान में अगर इसके कैचमेंट एरिया की बात करें जल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो कितनी है, तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 22.70%, 21.10, 19.10 और 20.90%। तो इसमें राइट आंसर है 20.90%। ये आपका चंबल नदी का राजस्थान में कैचमेंट एरिया है। अगर चंबल नदी की बात करें, आपसे ये कैचमेंट एरिया वर्ग किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है स्क्वायर किलोमीटर में। तो स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 31,239 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, चंबल नदी का राजस्थान में कैचमेंट एरिया है। ठीक है, और ये राजस्थान में 11 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में, 11 जिलों में। और सर्वाधिक राजस्थान में इसका अगर कैचमेंट एरिया बात करें कौन से जिले में है, तो इस प्रकार का प्रश्न अन्य नदियों के संबंध में भी पूछा जा चुका है। तो इस चंबल नदी के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया कौन से जिले में है। तो सर्वाधिक जो इसका कैचमेंट एरिया है ये आपका 12 जिले में है। 12 जिले में राजस्थान में जितना भी एरिया है उसको अगर 100% माने तो 12 जिले में लगभग 22.4% है ये इसका कैचमेंट एरिया 12 जिले में है। उसके बाद में झालावाड़, बूंदी और कोटा में क्रमश इसका सर्वाधिक जो आपका जल अपवाह क्षेत्र है। और न्यूनतम पूछा जाए, इसका न्यूनतम जो कैचमेंट एरिया है न्यूनतम आपका टोंक जिले में हो जाएगा, नवाबों की नगरी टोंक में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस चंबल देवर के संबंध में। चंबल को चम्रणवती नदी और राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार सही है। तो सर्वाधिक सेक्स रेशो किस जिले में है, न्यूनतम सेक्स रेशो किस जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक तो हो जाएगा डूंगरपुर और न्यूनतम है आपका धौलपुर। सर्वाधिक की बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे डूंगरपुर का जो सेक्स रेशियो है वो 994 है। इसके बाद में 990 आपका किसका है, राजसमंद का है। ठीक है, राजसमंद का कितना है 990 और इसके बाद में 987 है ये पाली जिले का है। ठीक है, और ध्यान में रखना है पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, यानी कि 1003 जो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये पाली का 987 है। अगर न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर का न्यूनतम है 846। इसके बाद में जैसलमेर का आ जाता है 852 और करौली का है 861। तो धौलपुर 846, उसके बाद में कौन सा जिला है जैसलमेर और फिर आपका आ जाता है कौन सा करौली जिला। ठीक है, तो ये जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक और न्यूनतम वाला आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का ऑन एन एवरेज जो सेक्स रेशियो है तो 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, नेक्स्ट है अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए, साहबदीन, निसारदीन, मनोहर और नेहाल चंद। तो अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड जो शैली है उसका सर्वाधिक है वो विकास अमर सिंह के शासन काल में ही हुआ था। और इनके शासन काल में एक चित्रकार का नाम है निसारदीन। तो निसारदीन ने रागमाला का चित्रांकन किया था 1605 में। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो रागमाला ये आपकी चावंड चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, और इसका चित्रांकन निसारदीन ने 1605 में किया था अमर सिंह के शासनकाल में। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ये जो साहिबदीन है, मनोहर है, ये आपके किसके शासनकाल में थे, तो ये
जगत सिंह के शासनकाल में थे। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। जगत सिंह द्वितीय ने तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, 1700 के आसपास में था। और इस समय आपका जगत सिंह प्रथम, और जगत सिंह प्रथम के समय साहिबुद्दीन और मनोहर है, ये आपके प्रमुख चित्रकार थे। और साहिबुद्दीन है, ये आपका आदमकद व्यक्ति चित्र बनाता था। आदमकद यानी कि जो पूरा का पूरा शीर्ष लगा करके पैर तक आपाद मस्तक भी जिसे कहते हैं, इस प्रकार का पोर्ट्रेट एक तो जयपुर का साहिब राम बनाता था और मेवाड़ का साहिबुद्दीन बनाता था। ठीक है, तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके समय की एक महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण घटना ये है कि इन्होंने एक निर्माण करवाया था चित्रशाला का, जिसका नाम है चित्तेरा री ओवरी। ठीक है, चित्तेरा री ओवरी नामक चित्रशाला का निर्माण मेवाड़ में किसने करवाया आपसे पूछा जाए तो वो करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। और इसे बाद में तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो चावंड चित्रकला शैली है, इसकी शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में? राणा प्रताप के शासनकाल में। महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रकला शैली की है वो शुरुआत हुई थी, क्योंकि चावंड जो राजधानी है वो सबसे पहले महाराणा प्रताप ने ही चावंड को अपनी राजधानी है वो बनाया था। और इन्हीं प्रताप के शासनकाल में एक ढोला मारू नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका चित्रांकन हुआ था राणा प्रताप के समय में। ये कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो 1592 में। तो ये आपकी चावंड चित्रकला शैली के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत राणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। ढोला मारू राणा प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है जो 1592 में चित्रित किया गया। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, राणा प्रताप के बाद में अमर सिंह आए। तो अमर सिंह के शासनकाल में निसारुद्दीन नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, जिन्होंने 1605 में रागमाला का चित्रांकन किया। इसके अलावा साहिबुद्दीन और मनोहर ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहिबुद्दीन आदमकद व्यक्ति चित्र है वो बनाते थे, और जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरा री ओवरी बनाई, जिसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। और निहाल चंद या मोर ध्वज की बात करें तो ये आपका किसके शासनकाल में था? नागरीदास के शासनकाल में था, जिसे सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह, जमुनालाल बजाज, सागरमल गोपा। तो अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति एक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये किसके ग्रंथ है? अर्जुन लाल सेठी जी के हैं। और अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में रहते हुए किसकी स्थापना की थी? वर्धमान पाठशाला की भी स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक संघ की भी स्थापना की थी। और वर्धमान पाठशाला के माध्यम से ये सैनिकों को तैयार करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, इनकी प्रसिद्ध है वो रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सागरमल गोपा ये जैसलमेर रियासत के प्रमुख एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज नामक महत्वपूर्ण है वो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? बांडी, मैनाली, सुकड़ी और लूनी। तो मैनाली है ये आपकी जालोर में नहीं बहती है। बनास, बेड़च, मैनाल, इनका त्रिवेणी संगम बनता है डिगोद भीलवाड़ा में, तो ये जालोर की नहीं है। बांडी, सुकड़ी, लूनी, इसके अलावा खारी, मीठड़ी, लीलड़ी। ठीक है, इस प्रकार की जो नदियां हैं ये आपकी जालोर की जो लूनी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कौन सी है? तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता 52.2%, 77%, 79.2%, 68.3। तो जो मेल लिटरेसी रेट है वो 79.2% है। और महिला साक्षरता दर पूछा जाए
महिला तो आप बताएंगे कितनी, 52.12% है, ये आपकी महिला साक्षरता है। और ऑल ओवर अगर आपको राजस्थान की साक्षरता दर पूछी जाए तो 66.1% राजस्थान की पुरुष और महिला ऑल ओवर जो साक्षरता है ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1965, 77, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था, विशेष तौर पर मरुस्थलीय जिलों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास हेतु। ठीक है, तो ये 1977-78 है, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ही पता होगा इसके बारे में और बहुत बार सवाल पूछा जाता है। एक है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जो कि 1974-75 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दयालदासरी ख्यात प्रमुखतः किस राज्य के इतिहास का वर्णन है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो दयालदासरी ख्यात को बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बीकानेर के इतिहास का वर्णन है और बीकानेर के शासक का नाम है रतन सिंह और इन्हीं रतन सिंह के शासनकाल में दयालदास सिंधायत है ये प्रमुख रचनाकार है वो रहे हैं। तो दयालदासरी ख्यात को बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात और बीकानेर के जो इतिहास का सबसे पहले अगर क्रमबद्ध कहीं पर वर्णन हमें देखने को मिलता है, बीकानेर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें लेनी है तो इसका सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से जो वर्णन है वो इसी दयालदासरी ख्यात में देखने को मिलता है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में एक तो है बांकीदासरी ख्यात, ठीक है, इसके अलावा नैणसी ने लिखी है नैणसीरी ख्यात, ठीक है, तो इनके ख्यातों में हमें जोधपुर के बारे में जानकारी है वो मिलती है। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है, सांभर, जोधपुरा, नागर और आहड़। तो जोधपुरा को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुरा कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में है। जयपुर के साबी नदी के तट पर जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल बसा हुआ है। 1972 से 75 में के मध्य इसका उत्खनन कार्य है वो किया गया था और इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि लोहे गलाने की यहाँ पर भट्टियां मिली है, लोहे की भट्टियां। इसके अलावा लोहे के काफी औजार भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये कह सकते हैं एक लोहे युगीन सभ्यता है और इसे धरतूल घाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें आहड़ की तो आहड़ को आघाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। धूलकोट यानी कि रेत का बड़ा टीला, ये आपकी उदयपुर में है। नगर या इसे नगर कहते हैं विशेष तौर पर, और नगर में मालव जो जाति है, मालव जाति के सर्वाधिक गणतांत्रिक सिक्के हैं वो नगर से मिले हैं और इसे कारकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। सांभर की बात करें तो सांभर नलियासर ये आपके जयपुर में पड़ती है, पुरातात्विक स्थल भी है और सांभर आपकी क्या है, झील भी है खारे पानी की। नेक्स्ट है भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, बागड़िया, घेर, हाथीमना और नेजा। तो भीलों का जो नेजा नृत्य है इसमें नकली स्पर्धा जन्य युद्ध है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो नेजा भी भीलों का ही प्रसिद्ध नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। कई बार सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा इसमें से भीलों का नृत्य है, तो नेजा, हाथीमना। इसके अलावा आपका जो युद्ध नृत्य है ये भी भीलों का ही नृत्य है। इसके अलावा गेर नृत्य जिसे गौरी नृत्य, ठीक है, गौरी जिसे क्या कहा जाता है, राई नृत्य भी कहा जाता है। यह भी भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है या लोक नाट्य भी गौरी को कह सकते हैं। ये जो बागड़िया नृत्य है, बागड़िया, शंकरिया, इडोनी इत्यादि, ये आपका कालबेलियों का नृत्य है, ध्यान में रखना है। कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य आपका शंकरिया है, इसके अलावा बागड़िया भी कालबेलिया का ही है। तो हाथीमना, नेजा, युद्ध, गौरी, राई ये आपके भीलों के नृत्य है। नेक्स्ट है डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है,
जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर और कनौरिया कॉलेज जयपुर। तो डिग्री कॉलेज राजस्थान में अगर सबसे पुराना कॉलेज की बात करें तो सबसे पुराना कॉलेज है वो आपका महाराजा कॉलेज ही है। ठीक है, महाराजा कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1844 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम रखा था महाराजा स्कूल। ठीक है, और इसके जो स्थापनाकर्ता वो कौन थे? जयपुर के सवाई राम सिंह। तो राम सिंह ने 1844 में एज ए महाराजा स्कूल इस महाराजा कॉलेज की है वो शुरुआत की थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो शिवदीन, पंडित शिवदीन इनके फर्स्ट प्रिंसिपल थे, जो 1844 से 1855 तक रहे थे। इसके अलावा उन्होंने डिग्री कॉलेज की अगर बात करें तो डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने 1890 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किया था, संबद्धता ली थी, मान्यता है वो ली थी डिग्री कॉलेज के लिए 1890 से। तो 1890 में ये डिग्री कॉलेज है वो बन गई थी और उन्होंने बीए की डिग्रियां है वो शुरू कर दी 1890 में। और 1896 में इन्होंने पीजी जो स्टेटस है वो भी प्राप्त कर लिया था 1896 में। ठीक है, तो ये महाराजा कॉलेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और 1944 तक जब तक महिलाओं के लिए अलग कॉलेज नहीं थी तो 1944 में महारानी कॉलेज भी स्थापित हो गई, तो ये महिलाओं के लिए अलग थी। और तब तक ये महिला और पुरुष दोनों के लिए महाराजा कॉलेज है वो सुप्त रूप से आपकी चलती आ रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। 1844 में जयपुर के सवाई राम सिंह ने महाराजा कॉलेज की स्थापना एज ए महाराजा स्कूल के रूप में की। इसके प्रथम प्रिंसिपल पंडित शिवदीन थे। ठीक है, जो 1844 से 55 तक रहे थे। और 1890 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किया और बीए की डिग्री प्रारंभ की। 1896 में इन्होंने पीजी कॉलेज का स्टेटस है वो प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो राजस्थान की सर्वाधिक किसकी है? तो जयपुर, अलवर, दौसा ये तो होगा नहीं। भरतपुर, जयपुर ये भी नहीं है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुर का जनसंख्या अगर घनत्व की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 503 है। दौसा का जनसंख्या घनत्व है 476 और अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। और इसके बाद में पांचवा जो जिला है वो आता है धौलपुर और धौलपुर का जनसंख्या घनत्व है 398। तो हमें देखने को क्या मिला कि राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है? तो जिलों की संख्या 2। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 400 से अधिक है? तो ऐसे जिलों की संख्या है 4। और धौलपुर का कितना है? 400 से कम है, 398 है। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। इसके अलावा जैसलमेर है, इसका जनघनत्व सबसे कम है, 17 है। इसके बाद में बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले राजस्थान के जिले हैं। और 3 राजस्थान के ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? न्यूनतम यानी कि लोएस्ट, आपको लिस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया किसी को डिक्लेयर करना है किसी भी क्षेत्र को, तो उसके लिए जो आपका मेटेरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ इसके लिए डेफिनेशन है वो की गई है कि भाई किसको सीवर ड्रॉट वाला एरिया मानेंगे, किसको मॉडरेट ड्रॉट, किसको लिस्ट
ड्रॉट प्रोन, इस प्रकार से। तो लीस्ट यानी कि बहुत ही कम सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, उसको मानेंगे अगर वहां पर वर्षा हो जाती है 70 से लगा करके 100 सेंटीमीटर, तो उसको न्यूनतम सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वो घोषित करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, गंभीर यानी कि सीवर ड्रॉट प्रोन एरिया है, गंभीर सूखाग्रस्त किसे मानेंगे, तो ऐसे एरिया में वर्षा की मात्रा 50% से कम, 50% से अगर वर्षा कम हो जाती है तो उसे सीवर ड्रॉट या गंभीर सूखाग्रस्त एरिया है वो मानेंगे। और अगर 25% से लगा करके 50% वर्षा की कमी रहती है तो उसे मॉडरेट सीवर, मॉडरेट जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वो मानेंगे। ठीक है। और 75% से कम वर्षा की कमी रहती है तो उसे सामान्य सूखा है वो मानेंगे। तो सीवर ड्रॉट कब मानेंगे, जब वर्षा की मात्रा 50% से अधिक वर्षा में है वो कमी हो जाती है, 50% से अधिक कमी, और 25 से 75% से अधिक जो कमी होती है तो उसे क्या मानेंगे, हमें मॉडरेट ड्रॉट है वो मानेंगे। ठीक है। और लीस्ट ड्रॉट है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होगी, तब उसे लीस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया है वो मानेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ते का उत्पादन नहीं होता है, उदयपुर, सिरोही, बारां और झालावाड़। तो तेंदुपत्ते की बात करें तो राजस्थान का हाड़ौती वाला मेनली जो जिले हैं वहां पर तेंदु का पत्ते का उत्पादन है वो होता है। सिरोही इसमें नहीं है, झालावाड़, बारां और एक जिला है बूंदी, कोटा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। झालावाड़, बारां, बूंदी और उदयपुर व चित्तौड़गढ़, ये जो राजस्थान के 5 जिले हैं, यहाँ पर तेंदु का उत्पादन है वो बहुतायत में होता है। और तेंदु का यूज क्या होता है, तो बीड़ी बनाने में तेंदु के पत्तों का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर को दर्शाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो रही है बाड़मेर की, और लोएस्ट ग्रोथ रेट है वो रही है गंगानगर की। तो इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर और गंगानगर। नेक्स्ट है, चंबल, बनास और शीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो चंबल, बनास, शीप ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट पर त्रिवेणी का है वो निर्माण करती है। 3 नदियां हैं यहाँ पर आपस में आकर मिलती है, चंबल, बनास और शीप। और भीलवाड़ा के बिगोद में बनास, बेड़च और मेनाल है, ये नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। डूंगरपुर में आपकी सोम, माही और जाखम है, ये नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। टोंक के राजमहल में बनास, डाई और खारी, ये नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बनास, चंबल, शीप सवाई माधोपुर में, बनास, डाई, खारी टोंक में, राजमहल टोंक में, और बनास, बेड़च, मेनाल है ये भीलवाड़ा में, बिगुद भीलवाड़ा, और सोम, माही, जाखम है ये डूंगरपुर में नवा टापरा नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर किसने पुकारा। दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास और शंकरदान सामोर। तो बीकानेर जो शंकरदान सामोर है, ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ में खुल करके लिखते थे, और ब्रिटिश शासन ही नहीं अपितु राजस्थान के रियासती शासकों के खिलाफ भी इन्होंने खुलकर है वो लिखा था। ठीक है। तो ये थे आपके शंकरदान सामोर। ठीक है, शंकरदान सामोर। और शंकरदान सामोर कहाँ के थे, तो ये चूरू के रहने वाले थे, सुजानगढ़ चूरू के। और अंग्रेजों को इन्होंने क्या कहा, मुल्क रा मीठा ठग, मुल्क रा मीठा ठग, ये अंग्रेजों को कहा था शंकरदान सामोर ने। आपको ध्यान में रखना है कि शंकरदान सामोर ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसका नाम है देश दर्पण।
देश दर्पण किसकी रचना है? शंकरदान सामोर की है। और बीकानेर शासक के खिलाफ, जो कि बीकानेर शासक अंग्रेज भक्त था, तो इसने बीकानेर शासक के खिलाफ भी कहा था कि डफ राजा डफ मुसदी, डफ ही देख दीवान, डफ ही डफ भेला होया, जद बाजियो डफ बीकान। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये किसी शासक के विरोध में भी शंकरदान सामोर ने कही है, क्योंकि उस समय शासक के खिलाफ आवाज उठाना अपनी जान को हथेली पर रखना था। तो शासक के खिलाफ और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भी उन्होंने खुल करके लिखा था। ठीक है, तो ये थे आपके शंकरदान सामोर। दयालदास, इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, सॉरी, दयालदास ने बांकीदास, जो दयालदास है इन्होंने, तो दयालदास ये तो आपका जो बीकानेर की ख्यात लिखी थी। ठीक है, राठौड़ारी ख्यात कहा जाता है। और श्यामल दास की बात करें तो श्यामल दास ने वीर विनोद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। मेवाड़ के शासन, मेवाड़ रियासत में ये रहे थे। ठीक है, और बांकीदास की बात करें तो बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी थी, जिसमें जोधपुर के इतिहास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? हेला ख्याल, तो ये आपका हेला ख्याल दौसा का प्रसिद्ध है। चंद्रयानी की गाय की राशधारी और तुर्रा कलंगी, तो तुर्रा कलंगी ख्याल है ये आपका मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और आज से लगभग 500 वर्ष पहले तुकनगीर और शाह अली, तुकनगीर और शाह अली, इन्होंने मिलकर के तुर्रा ख्याल की है वो शुरुआत की थी। तो ये आपका तुकनगीर एक हिंदू थे और शाह अली एक मुस्लिम थे। ठीक है, तो इन्होंने तुकनगीर और शाह अली, इन्होंने इस ख्याल की रचना की। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अभी भी इसी रूप को लिए हुए हैं। इसमें एक पात्र हिंदू होता है और दूसरा मुस्लिम होता है। तो हिंदू और मुस्लिमों द्वारा संयुक्त रूप से जो ख्याल का आयोजन किया जाता है वो आपका तुर्रा कलंगी ख्याल है। नेक्स्ट है, राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है चंद्रबरदाई, शिवदास, कृपाराम और वज्रसेन सूरी। तो वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना की, जो राजस्थानी भाषा की प्राचीन रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसके अलावा एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसकी रचना की थी जैन विद्वान शालिभद्र सूरी ने। और भरतेश्वर बाहुबली घोर है ये वज्रसेन सूरी की रचना है। कृपाराम खिड़िया की बात करें तो ये आपके एक प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे जो नीतिगत दोहे लिखते थे। रचना एक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम है राजिया रा सोरठा, राजिया रा सोरठा। ये नीतिगत दोहे हैं जो कि कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखे गए थे। अचलदास खींची, जो शिवदास गार्डन है, सॉरी, इन्होंने लिखा था अचलदास खींचीरी वचनिका। तो अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने, जिसमें गागरों के शासक अचलदास खींची और होशंग शाह के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चंद्रबरदाई की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज रासो नामक महत्वपूर्ण चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था, जिसमें अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की वीरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में किन जिलों के समूह को सही है, यानी कि दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम तक कौन से ऐसे जो एरिया है, जिले हैं जहां पर लंबे समय तक जो आपका अकाल है वो रहता है? हनुमानगढ़, बीकानेर और करौली, श्री गंगानगर, पाली और चूरू, नागौर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा। तो ये जिलों का समूह है श्री गंगानगर, पाली और चूरू। यहाँ पर लंबे समय तक अकाल है वो रहता है। और अभी आपको पता होगा पाली की जो पाली तहसील है ये वर्ष 2022-23 में भी सूखाग्रस्त
क्षेत्र है वो घोषित किया हुआ है। तो राजस्थान का 2022-23 में एकमात्र जो तहसील है पाली जिले की, इसे सूखाग्रस्त तहसील है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो अगर विकल्प एक की बात करें तो करौली में ज्यादा सूखा है वो इतना रहता नहीं है, बाकी हनुमानगढ़ बीकानेर सूखेग्रस्त में ही आता है। यहाँ बात करें तो जयपुर इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में बहुत ही कम सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वो देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही और सटीक जो आंसर है वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, उस शासक का नाम बताइए। तो जयानक पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय ये प्रसिद्ध कृति है, जयानक के द्वारा रचित है और इसमें अजमेर के चौहान शासकों के बारे में मेनली है हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कहा गया है पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वीराज प्रथम ऐसा शासक था जिसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों या सोलंकियों को मार गिराया था। ये लिखा है जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक अपने ग्रंथ में। ठीक है, तो ये नंबर आपका 3 इसका पृथ्वीराज प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाकोड़ा पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है? छप्पर की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, पश्चिम अरावली की पहाड़ियां, तारागढ़ की पहाड़ियां। तो छप्पन की जो पहाड़ियां है ये आपका नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? तो ये नाकोड़ा, यहाँ पर नाकोड़ा मंदिर भी है, नाकोड़ा पर्वत भी है, जो कि आपका बाड़मेर में है। ठीक है, तो नाकोड़ा पर्वत जिसे छप्पन की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है, और एक है छप्पन का मैदान, तो माही नदी बेसिन है उसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां कही जाए तो ये आपकी बाड़मेर में आती है। नेक्स्ट है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह या जयपुर के माधो सिंह। तो कवि राजा जो बांकीदास है ये आपके जोधपुर के मान सिंह के शासनकाल में रहे थे और ये अनेक भाषाओं से संबंधित ज्ञान रखते थे, काफी विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने जोधपुर में जो बांकीदासरी ख्यात है ये लिखी। और बांकीदासरी ख्यात में हमें एक क्रमबद्ध रूप से इतिहास है वो उसकी जानकारी नहीं मिलती है, जैसे दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से बांकीदास की ख्यात नहीं है। बांकीदास की ख्यात में जिस प्रकार से बांकीदास को जो भी चीजें हैं वो स्मृति में आती, याद आती, तो उन चीजों को अपनी ख्यात में उसका वर्णन कर देते थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि बांकीदासरी ख्यात है ये एक ज्ञान का भंडार है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो आपको मिलती जाएगी और इसमें 3000 से अधिक क्या है छुटकर बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बांकीदास की ख्यात है जिसमें छोटी छोटी छुटकर बातें हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है, तो जोधपुर के मान सिंह के शासनकाल में रहे थे कवि राजा बांकीदास। और एक है आपका मोणोत नैणसी जो कि जोधपुर के जसवंत सिंह के शासनकाल में रहे थे। दयालदास बीकानेर के रतन सिंह के शासनकाल में रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के इस पेपर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया सभी का, नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल पर आपने पहली बार अगर इस वीडियो को देखा है, चैनल की सदस्यता नहीं ली है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक घंटी का पास में निशान है, आइकन है, उस पर क्लिक करके घंटी को बजाते हुए जरूर जाए, जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। और आप बेहतरीन तैयारी के लिए, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की टॉपिक आधारित आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो मिलती रहेगी, जिससे कि आप इन चीजों का और बेहतरीन तरीके से है वो उपयोग कर सके, यूज कर सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है वो अंजाम तक पहुंचा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चाहे किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो ये वीडियो आपको नियमित तौर पर आवश्यक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न होते हैं जो आपकी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में है वो पूछे जाते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं। और इन चीजों का हम डेली बेसिस पर जब जिस प्रकार से विश्लेषण करेंगे तो चीजें, चाहे रिपीटेड सवाल इसमें ज्यादा आए, लेकिन उन्हीं रिपीटेड सवालों का हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो वो चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी और आपको अच्छी तरीके से याद रहने लगेगी, ताकि आपकी जो भूलने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे है वो खत्म होगी और आप किसी भी क्वेश्चन का सही और पूरी तरीके से सटीकता के साथ में आंसर है वो दे पाने में आप काफी सक्षम होंगे। तो इस सेशन से आप नियमित तौर पर जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार।